देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल चुनावों के बाद सबसे पहले जिसको लेकर आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज फिर बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो रोड शो करेंगे। जबकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी 15 मार्च से चुनाव प्रचार। बंगाल में चुनावी शोर तेज हो चुका है। ममता अब अस्पताल से बाहर आ गई हैं। इंतजार है 15 मार्च का, जब व्हील चेयर के सहारे मुख्यमंत्री अपने विरोधियों पर आक्रमण तेज करने जा रही हैं। पहले आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा, फिर कल से ममता का चुनाव प्रचार शुरू होगा। बीजेपी भी पीछे नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह खुद आज बंगाल दौरे पर हैं। वहीं बीजेपी आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करने वाली है। इसे लेकर कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ नाम तय किए गए। तृतीय और चतुर्थ चरण के लिए आज सारे नाम फाइनल हो गए हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सुविधानुसार कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ सांसद भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत से सांसदों ने जब पिछली केंद्रीय चुनाव समिति हुई थी उसमें ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने कहा था कि पार्टी आने वाले समय पे फैसला लेगी, क्या उस पर फैसला हुआ? हाँ, सांसदों के नाम पर भी विचार हो रहा है। उधर 15 मार्च को जब ममता बनर्जी पुरुलिया में व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी, तो यकीनन निशाने पर होगी बीजेपी। टीएमसी कथित हमले के बाद से ही बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बताती रही है। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नमस्कार कर रहा था। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 दीदी आपने कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? लेकिन ममता के जख्मी होने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और विशेष पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। आखिर उस रिपोर्ट में है क्या, ये भी सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री का घायल होना महज एक दुर्घटना थी, न कि सोची समझी साजिश। रिपोर्ट में हमले की आशंका को भी साफ साफ खारिज किया गया है। पर्यवेक्षकों की माने तो ममता बनर्जी भारी सुरक्षा के बीच थीं। उन पर हमले का कोई साक्ष्य जांच में नहीं मिला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कथित हमले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर आज चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। ममता अब इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। उनकी पार्टी के नेता इस मामले में चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीएमसी की रणनीति को झटका लग सकता है। देखिए, उसका फ्रैक्चर वगैरह कुछ वो लोग बोल रहा है, लेकिन हमारा अंदाज में कुछ हुआ नहीं। वो कह रही है वो स्टेचर पे बैठ के जो है वो चुनाव प्रचार करेंगी आप और हरा देंगे। वो करने दीजिए, क्या है, उसको कुछ हुआ नहीं। ममता के चोट और हमले के दावे को बीजेपी पूरी तरह खारिज कर रही है। इन सब के बीच आज अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद झारग्राम और बांकुरा में रैली भी करेंगे। ममता के कथित हमले के बाद से गृह मंत्री का ये पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में एक बार फिर ममता के दावों पर सियासत गरमाने की उम्मीद है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं, जो फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। आज भी देश में करीब 25,000 नए केस हैं और इन आंकड़ों की बदौलत ही आशंका ये जताई जाने लगी है कि कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दवाई क्या आई, जनता तो सब भूल गई। पीएम मोदी की नसीहत भी और कोरोना का डर भी, जिसका नतीजा देश के सामने है। शनिवार को इस साल के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं, यानी देश में कोरोना महामारी दोबारा अनलॉक हो रही है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी। लगातार दूसरे दिन कल भी महाराष्ट्र में कोरोना केस 15,000 से ज्यादा आए। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 1,708 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे तो 24,025 केस के साथ
राज्य में नंबर 1 संक्रमित शहर हो गया। ऐसे ही हालात को देखते हुए पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। साथ ही 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से ही संपूर्ण लॉकडाउन हो चुका है, जो 14 मार्च तक रहेगा। देश में आधे से ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज दर्ज होने वाले केस के मामले में महाराष्ट्र ने जर्मनी, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा जनता को अब लॉकडाउन के जरिए भुगतना होगा। क्योंकि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लागू होने वाले शहर और जिले भी बढ़ते रहेंगे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक को खुद ने कंट्रोल करना चाहिए, ये खुद होके लेना चाहिए कॉल। अच्छा ओपन हो गया तो वापस लॉक करना पड़ेगा। लॉकडाउन होना चाहिए सर, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नागपुर में बढ़ रहा है और लॉकडाउन कंपलसरी होना चाहिए। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, जिसने अब अपने पड़ोसी राज्यों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार या सोमवार से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसके संकेत दिए हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल हमारी चिंता का विषय है। जनता को शायद ये लग रहा है कि अब ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेफिक्री हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। पंजाब में कोरोना केस बढ़ते देख सोमवार से एक बार फिर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लुधियाना, पटियाला, मोहाली समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन कल राजधानी में 400 से ज्यादा केस मिले। शनिवार को 419 केस आने के बाद दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2207 हो गई है। ये 19 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। मैं स्थिति पे नजर रखे हुए हूँ, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है। मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। कड़ाई की जरूरत है, कुछ कदम उठाएं अगर जरूरत पड़ेगी हम जरूर। कोरोना के कमबैक को देखते हुए राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, लेकिन सड़कों और मार्केट्स में जाने पर लगता नहीं है कि किसी को अब कोरोना की फिक्र रही है। लोग अगर कोरोना को ऐसे ही हल्के में लेते रहे तो जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो उनके राज्य, जिला या शहर में भी जल्द हो सकता है। दिल्ली से पंकज जैन और पुणे से पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। ठाणे की हिरेन मनसुख की मौत को लेकर विवादों में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया और सूत्रों के मुताबिक वाजे ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बारह घंटे तक सवाल जवाब का दौर, फिर मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी। जिलेटिन मामले की जांच में जुटी एनआईए ने यह पहला बड़ा फैसला शनिवार की रात लिया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे वो अधिकारी हैं जिस पर मनसुख हिरेन के परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी के निवास एंटेलिया के बाहर मिले जिलेटिन मामले की गुत्थी जब सामने आई थी तब उस स्कॉर्पियो की पहचान की जा रही थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी। वो स्कॉर्पियो ठाणे के रहने वाले मनसुख हिरेन की थी। जांच के दौरान मनसुख ने पुलिस के सामने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन इस सब के बीच जब 5 मार्च को उसकी लाश ठाणे क्रीक में मिली तो हड़कंप मच गया। मनसुख के घर वालों ने मुंबई पुलिस के इस अफसर पर बड़ा टारगेट किया। आरोप लगाया कि हत्या का जिम्मेदार सचिन वाजे है। एटीएस की ठाणे यूनिट ने बुधवार को
मनसुख की पत्नी का बयान दर्ज किया था। उसी दिन वाजे का बयान भी एटीएस ने दर्ज किया था, जिसमें उसने मनसुख का स्कॉर्पियो अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया था। मनसुख की पत्नी के मुताबिक नवंबर 2020 से इस साल 5 फरवरी तक सचिन वाजे ने उनकी स्कॉर्पियो कार अपने पास रखी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठाए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो उद्धव सरकार ने वाजे का बचाव किया, लेकिन मामला तूल पकड़ता देख सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया। एटीएस ने वाजे पर केस भी दर्ज कर लिया और लंबी पूछताछ के बाद बात अब गिरफ्तारी तक आ गई। उस पर जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाने और आपराधिक धमकी देने के संगीन आरोप लगे हैं। एक दिन पहले ही ठाणे की अदालत में सचिन वाजे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। एनआईए ने सचिन वाजे को करीब 12 घंटे तक ड्रिल किया, 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सूत्रों का ये कहना है कि सचिन वाजे ने ये कन्फेस कर लिया कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। उन्हें जालसाजी, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा फॉल्स काउंटरफिट सील बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में अरेस्ट किया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए उनकी कस्टडी मांगेगी और मोटिव जानने की कोशिश करेगी इस पूरे मामले के पीछे उनका क्या मोटिव था और उनके साथ अन्य और लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। इजाज खान और सौरभ बख्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।